जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के लिए मैथ्स के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहा है 1 जून से लेके 5 जून के शिफ्टों पे, तो मैथ्स के उन सभी 1 जून से लेके 5 जून के शिफ्टों का निचोड़ है इस वीडियो में, जिसमें हम मैथ के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों पे भी बचा हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे और क्वेश्चन इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल के जिस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे अपन ने कवर किया है। एक क्वेश्चन आपका आया था कि बोडमास रूल पर आधारित था, ये क्वेश्चन हो सकता है या फिर इससे बड़ा भी आपका हो सकता है। और बोडमास रूल कहता क्या है इसको पहले अपन जान लेते हैं। बोडमास रूल जो कहता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ऑफ मतलब का जिसमें गुणा होता है, फिर भाग, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले अगर देखोगे बोडमास रूल के अनुसार तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो 15/3 को सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करोगे यानी भाग को, तो 15/3 करोगे तो 3×5 = 15 आएगा यानी 5 आएगा। फिर लिखा है गुणे 9 और इधर हो जाएगा 18। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है यानी 5×9 = 45 हो जाएगा। पहले अब इंटू करोगे और प्लस 18 इधर है। अब इसके बाद एडिशन करोगे तो 18×45 कितना होगा, 63 होगा। 63 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह के आए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर की बात कर रहा। प्राइम नंबर क्या होता है पहले अपन वो समझ लेते हैं। देखो, प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं या तो स्वयं यानी खुद से कटती हैं, फिर एक से कट जाती हैं। जैसे कि मैं 2 की बात करूँ, 2 क्या है, एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 भी है तो एक से कट सकता है, भाग जा सकता है, खुद 3 से जा सकता है। इसी तरह से 4 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 4 जो है 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और खुद 4 से। यानी कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और 1 के अलावा किसी और उसका फैक्टर ना बने। लेकिन यहाँ पे 2 भी एक फैक्टर बन रहा है यानी 4 आपका नहीं होगा, लेकिन 5 आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 5 1 और सम से कट रहा है। तो आई होप आप प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो इसमें से आप देख रहे होंगे 17 जो है एक क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 17 से कटेगी और साथ में 1 से कटेगी, यानी खुद से और 1 के अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्विघात समीकरण यानी वर्ग समीकरण से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत तरीके के क्वेश्चन, या तो गुणनखंड निकालने का या मूल निकालने का पूछा जा रहा है। तो एक द्विघात समीकरण 7x² - 50x + k = 0 है कि मूलों में से एक 7 है तथा k का मान बताइए। देखो, इसके 2 मूल्य होते हैं आपके, तो एक आपका 7 दिया हुआ है, दूसरा k का मान बताना है। तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। देखो, वर्ग समीकरण है क्या, 7x² - 50x + k = 0 है। ठीक है, और आपके पास एक मूल दिया है 7, तो आपको कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चनों में जब k की वैल्यू पूछे और एक मूल दिया रहे ना, तो मान लो आप x बराबर क्या मान लो, 7 मान लो, क्योंकि एक मूल जी दिया है, वही मूल को x के बराबर मान के और इसमें समीकरण में पुट कर दो। जैसे मैं x बराबर 7 इसमें पुट करता हूँ तो आप देखोगे कि 7x² है, यानी कि 7 गुणे x या 7 करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक, और -50 गुणे 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी x इंटू में है तो 5 7 35 यानी 350 आ जाएगा। फिर प्लस के है और बराबर 0 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 49 गुणे 7 क्या होता है, आपको पता है कि 7 7 49 7 343, यानी ये 7 7 7 गुणे 7 49 और गुणे 7 यानी 343 है ये। ठीक है, और माइनस कितना है, ये 350 पहले से ही था, और प्लस के बराबर 0। अब 343 में 350 चला जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, और माइनस का ये जो 7 बचेगा तो जब पक्षांतर करोगे तो किधर आएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो के बराबर आपका 7 यहाँ से वैल्यू आपकी मिल जाएगी। पक्षांतर कर दोगे -7 को इधर। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ। तो के बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस एक्स की वैल्यू पुट करनी है जो भी मूल दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या बोल रहा कि यदि बिंदु ए जो है 6 1, बी जो है 8 2, सी है इसके निर्देशांक 9 4 है, डी के ये निर्देशांक है, पी और 3 है, क्रम में लिए गए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं
तब p का मान ज्ञात करो। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आपका आ रहा है, इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले अपन समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं रोम्बस टाइप का, इस तरह से। ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका समांतर चतुर्भुज बन गया लगभग कुछ इस तरह से। तो और इसमें से आपका ये विकर्ण हो गया। विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के, ठीक है। भुजाएं बराबर नहीं है लेकिन विकर्ण आपके यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, इनको मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी है तो ए बी सी और डी मान लेता हूँ। और इन सभी की निर्देशांक दिए हुए हैं, क्या क्या हैं। ए की अगर मैं बात करूँ तो क्या दिया है, 6 और 1 दिया है, ठीक है। बी का क्या दिया है, तो बी का यहाँ पे दिया है 8 और 2 निर्देशांक, ठीक है। सी का निर्देशांक क्या है, 9 और 4 दिया हुआ है, लिख देता हूँ 9 और 4। और डी का निर्देशांक क्या है, पी और 3 है डी का निर्देशांक, ठीक है। इस तरह से आपके निर्देशांक हो गए। तो इसका जो लॉजिक है ये है कि इसकी जो बी डी वाली भुजा है यानी डायगोनल है, और ये ए सी वाला, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इनके मध्य बिंदु जहाँ पे ये काटेगा तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इन दोनों को आपको बराबर लेना है, यानी बी डी का मध्य बिंदु बराबर ए सी का मध्य बिंदु। क्या लोगे आप, बी डी का मध्य बिंदु बराबर, लिख देता हूँ यहाँ पे, ए सी का मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य या मध्य, ठीक है। बड़े ध्यान से आपको समझना है, बी डी और ए सी बराबर है। तो इसके मध्य बिंदु को जब आप बराबर करोगे ना, तो मध्य बिंदु एक्चुअल में निकालते कैसे हैं, दोनों की भुजाओं को दो जोड़ के बटे 2 करेंगे। अगर मैं बी डी की बात कर रहा हूँ तो बी और डी की भुजाओं को जोड़ के बटे 2, निर्देशांकों को जोड़ के क्या करोगे, बटे 2 करोगे। बी में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, 8 और 2 लिखा है। और डी में क्या लिखा है, बी डी की बात कर रहे हैं, डी में पी और 3 है। तो सबसे पहले 8 प्लस पी बटे 2। मैं एक ही ले रहा हूँ निर्देशांक, मेरे को 2 लेने की आवश्यकता नहीं। आप 2 भी ले सकते हो, सेकंड वाले के मध्य बिंदु बता सकते हो, लेकिन मैं एक ले रहा हूँ। तो बी डी को पहला उठा लिया, क्योंकि पी के मैंने वैल्यू निकालना है, तो पी बस आपको लेना है। तो 8 प्लस पी बटे 2, यानी मध्य बिंदु के लिए बटे 2 कर दोगे दोनों को जोड़ के, इसके निर्देशांक। इसी तरह से ए सी का ले लो बराबर में। ए सी क्या है, ए यहाँ पे है 6 और 1 है, और सी 9 4 है। तो 6 प्लस, पहले 6 है और फिर 9 है, तो 6 प्लस 9 हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको 8 प्लस पी को एक ही निर्देशांक को इसलिए लिया है, दोनों को आप ले सकते हो। उसको लेना है जहाँ पे जिसको निकालना है, जैसे पी को निकालना है, ठीक है। तो पी वाली वैल्यू के लिए मैंने 8 प्लस पी पहले वाले को लेके बटे 2, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु इधर भी ए सी का 6, ये यहाँ से 6 उठाया अपन ने और यहाँ से 9 उठाया, ए सी, ठीक। बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है, बटे 2। अब यहाँ से p की वैल्यू निकाल दो, बहुत ईजी है, अब तो आप निकाल लोगे, ठीक है। क्या करना है, 8 प्लस 2 से 2 ये कट जाएंगे ऊपर नीचे, और 8 प्लस पी बराबर 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 8 प्लस पी बराबर, अब p बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 8 इधर से इधर चला आएगा, तो 15 माइनस 7 करोगे तो 7 आएगा, और 7 आपका p बराबर आंसर हो जाएगा। ध्यान से एक बार रिवाइज करके इस क्वेश्चन को समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मध्य बिंदु निकालना है, ठीक, उसी को लेना है जिसमें p है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रायिकता से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक 2 चित्त यानी हेड आने की प्रायिकता बताइए। देखो कभी भी आप 2 सिक्के उछालो, सबसे पहले आप प्रायिकता समझ लो, प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता यानी P बराबर NE बटे NS, ठीक है। जहाँ पे P आपकी प्रायिकता है, NE मतलब नंबर ऑफ अनुकूल टर्म, जिसको आप क्या बोलते हो, अनुकूल, ठीक है। अनुकूल जो मान आए उसका, और टोटल मान नीचे होता है, टोटल नंबर ऑफ NS, ठीक है। इस तरह से आप प्रायिकता निकालते हो। तो अगर 2 सिक्कों को उछाल रहे हो तो टोटल की जो बात करेंगे, नीचे जो टोटल होता है ना, वो हमेशा याद रखना। यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक है कि जितने सिक्के होंगे उसी की पावर कर दोगे। अगर 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, ठीक। और ऊपर क्या आएगा तो आपको पता है। देखो अगर आपको ये टोटल 2 की पावर 2 नहीं समझ में आ रहा, तब भी आप कर सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। जैसे प्रायिकता बराबर मैंने क्या बताया, अनुकूल मान बटे टोटल मान, ठीक है। लिख देता हूँ, एक सेकंड। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख देता हूँ। प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल जो मान होते हैं ना, और बटे टोटल
जो टोटल मान होते हैं। अगर मैं 2 सिक्कों को उछाल रहा हूँ, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि कितने कंडीशंस बन सकते हैं। तो या तो हो सकता है दोनों सिक्कों में हेड हेड आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों सिक्कों में टेल टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि एक में हेड आया और एक में टेल आया, फिर हो सकता है कि एक में टेल आया है एक में हेड आया। ये 4 कंडीशन बन सकती हैं। तो टोटल आपका, जैसे मैंने बोला नीचे टोटल होगा तो 4 कंडीशन बन सकती हैं। टोटल कितनी कंडीशन है? 4 है। और अनुकूल कितना होगा? तो आपसे पूछा है कि ठीक 2 में चित्त आने की प्रायिकता, तो दोनों में हेड के कहाँ आ रहा है? तो केवल एक बार आ रहा है, तो ऊपर अनुकूल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायिकता का। इस क्वेश्चन में थोड़ा मैंने ज़्यादा समय ले लिया है समझाने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य बताइए। वास्तविक कहने का मतलब पहले वाला मूल्य, जो पहले मूल्य था, ठीक है। होता क्या है कि अगर चीनी की कमी में 20% कमी कर दो उसके रेट में, जितने रुपए की मिल रही, तो एक गृहिणी जो है 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदती है। इसको ऐसे समझो, अगर मान लो कोई महिला है जो दुकान पे गई, तो उसके पास कितने रुपए हैं? 240 हैं। तो पहले वो 240 में जितनी चीनी लेती थी, उस चीनी की रेट में 20% कमी करने के बाद उसी 240 रुपये में 6 किलोग्राम और ज़्यादा चीनी वो प्राप्त कर जा रही। तो शुरुआत में चीनी का रेट क्या था, यही बताना है। तो इसको हम परसेंटेज बेस पे उठाना शुरू करेंगे। देखो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि चीनी जो है ना, पहले रेट क्या था? 5x था, फिर बाद में रेट क्या हो गया? 1 कम हुआ, यानी 4x हो गया। 5 में 1 कम कर दो, ये कमी की बात कर रहा, रेट ये हो गया। अब आपको एक चीज़ पता है कि जो रेट होता है टोटल, जो उसके पास रुपए हैं, उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं इसके रेट को, क्या कर दूं? 240 और बटे कर देता हूं 5x, यानी इसके रेट से डिवाइड कर दूं टोटल जितने रुपए लिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा आपका? किलोग्राम आ जाएगा, या फिर मात्रा आ जाएगी। सीधी सी बात है कि नीचे 5x का है, अपने आप में एक रेट है, ठीक है, यानी मूल्य है चीनी का, और ऊपर पैसे हैं। तो जितने पैसे बटे कर दोगे आप रेट, तो क्या आ जाएगा? वजन आ जाएगा, कितने किलोग्राम चीनी है। इसी तरह से इधर देखोगे तो इधर भी 240 रुपये ही है, लेकिन इस बार रेट कितना है? 4x है। तो ऐसा करने पे, यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसा करने पे 6 किलोग्राम अधिक चीनी कौन सक्षम लेता है? जब चीनी का रेट कम कर दे। तो ये तो अपने आप में ही 6 किलोग्राम क्या है? ज़्यादा है। तो इस दोनों को बराबर करने के लिए 6 किलोग्राम किधर जोड़ना पड़ेगा आपको? इधर जोड़ना पड़ेगा, जिधर पहले वाली चीनी थी, तब ना ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। इधर मत जोड़ देना, ठीक है। तो ये आपका समीकरण बन गया, और यहाँ के समीकरण से आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? पहले चीनी का मूल्य कितना था? 5x था, अब 4x हो गया है। तो x की वैल्यू निकाल के 5x में पुट कर दोगे तो पहले वाला वास्तविक मूल्य आ जाएगा। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो समझते हैं। देखो इधर 5x है, इधर 6x है। देखो तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये गुणा होगा इस तरह, 5 छक्का 30x हो जाएगा, और 30x प्लस क्या हो जाएगा? एक सेकंड, ये कट जाएगा आप पहले, तो ये काटोगे तो 5 से तो कितनी बार जाएगा? 5 चौको 20 और 5 अठे 40, तो ये 48 हो जाएगा। और इसको आप काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 4 छंग 24, यानी 60/x बचेगा यहाँ पे। और इधर क्या बच जाएगा आपका? 48/x प्लस 6, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूँ। यहाँ पे चीज़ें क्या क्या बच गई आपके पास? 48/x प्लस 6, और बराबर में इधर क्या बच गया? 60/x, ठीक है, ये आपके पास बच गया। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। जगह कम होने की वजह से इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा के आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 48/x प्लस 6 बराबर 60/x अपने पास मिला, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 48 बटे, एक सेकंड, हाँ, 48/x प्लस 6 बराबर 60/x, ये था। अब इसको तिर्यक गुणा करोगे तो ये 6x हो जाएगा, और प्लस 48, तो 48 प्लस 6x, और बराबर ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x दोनों आपस में कट जाएंगे बाद में, ठीक है। तो अब 6x बराबर क्या आएगा? 60 माइनस 48 करोगे तो 12 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 12/6, यानी 2 आ जाएगा। तो x बराबर 2 आया। अब मैंने शुरू में क्या निकाला था? पहले चीनी का मान 5x था, फिर 4x था। थोड़ा सा पीछे करके देखोगे तो 5x पहले वाली चीनी है, x बराबर 2 आया, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा जब आप x की वैल्यू पुट करोगे। तो पहले चीनी का मान 10 रुपये पर किलो था, बाद में
क्या हो गया 8 रुपये पर किलो हो गया, तो 6 किलो अधिक खरीद पा रही गृहिणी, तो 10 रुपये किलो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करके देखना, जगह कम होने की वजह से अपन ने इसको थोड़ा सा मिटा के किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दो संख्याओं का अंतर 840 है, यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है तो दोनों संख्याएं एक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ से उठाना शुरू करो। एक संख्या का 15%, देखो मैं मान लेता हूँ संख्याएं एक्स और वाई हैं, तो मैं इस तरह से करता हूँ कि एक्स का 5%, किसका 5%, एक्स का 5% बोले तो 5/100, ठीक है, बराबर बाई का 15% बराबर है दोनों। ठीक है, तो लिख देता हूँ बाई का 15/100, 15% मतलब परसेंट हटेगा तो बटे 100, ये 100 से 100 कट गए, 5 एक कम 5, 5 3 15। अब एक्स बटे बाई क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ 3 है और यहाँ बटे 1, यानी एक्स बटे बाई का जो रेशियो है क्या है, 3:1 है। यहीं से क्वेश्चन आपका बनने लगेगा। देखो इनके बीच का अंतर क्या दिया है, तो इनके बीच का अंतर दिया हुआ है 840 दिया हुआ है, बट कि इनके बीच का जो आपका अंतर 840 है और रेशियो क्या है आपके पास इनके बीच का, एक्स बटे वाई बराबर 3/1। इनको एक्स के रिस्पेक्ट में भी मान सकते हो चाहो तो। ठीक है, ये एक्स और ये एक्स अलग अलग चीज़ें, तो इनके बीच का अगर अंतर देखोगे अब रेशियो में, तो 3x में 1x का अंतर क्या है, तो 2x का है। इसी 2x के अंतर की वैल्यू कितनी है, 840 है। अगर 2x की वैल्यू 840 है, इधर लिख देता हूँ, 2x की वैल्यू अगर 840 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 840/2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 420 आ जाएगी। तो सीधी सी बात है, आपको x का मान पता चल गया। क्या पता चल गया, x का मान। ठीक है, ये x अलग है और ये x अलग है। ठीक है, तो x का मान क्या आपका पता चल गया, 420 पता चल गया। और 420 कौन से ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहीं से आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर आपको आगे भी करना है ना, तो इसका मान कितना है, सॉरी ये x का मान नहीं, ये बाई का मान है, क्योंकि बाई जो है x के बराबर था ना, तो 420 बाई का मान होगा। x तो है 3x के बराबर है, तो 420 गुणे 3 करोगे तो आपका 1260 आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे 2 बार x ही ले लिया है, तो इसको आप स्मॉल x ले, इसको कैपिटल x ले लेना, और ये दोनों स्मॉल x हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको बेसिक सा यहाँ पे समझना था कि दोनों का रेशियो निकाल लो और दोनों के बीच डिफरेंस 2x का है, 2 का है, 2 की वैल्यू 840 है तो 1 की वैल्यू 420 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू अगर 420 हुई तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1260 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ ना आया तो आप रिवाइज करके देखो और कॉन्सेप्ट बेसिक सा पकड़ो आप। ठीक है, बाकी तो आपको खुद से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 4x³ माइनस 5/2 x की पावर, यहाँ लिख देता हूँ 4x³ माइनस 5/2 x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसमें से कोटि क्या है, यानी घात क्या है, सबसे बड़ी घात बताना है आपको। कोटि अगर आपसे कभी पूछे ना, तो सबसे बड़ी घात की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, सबसे बड़ी जो घात है। अब सबसे बड़ी घात आप x की देखोगे कहाँ है, यहाँ है, x की पावर 4 है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, इस कोटि का आंसर हो जाएगा। यानी कोटि अगर पूछे तो सबसे बड़ी x की पावर जो होगी वही आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 12 और 432 है। यदि कोई संख्या 72 और 148 के बीच है तो वो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, आपको ध्यान समझना है। एलसीएम एचसीएफ दिया है और संख्या के बारे में बताया है कि संख्या जो है, एक संख्या 72 और 148 के बीच है, लेकिन ये नहीं बताया संख्या कौन सी है। पहले मैं लिख देता हूँ, एचसीएफ क्या है आपके पास, यानी महत्तम 12 है। एलसीएम क्या है आपके पास, एलसीएम आपके पास 432 है। अब यहाँ पे आपको दिया है कि एक संख्या क्या है, 72 और 148 के बीच है। अब इन ऑप्शन में से ही कोई संख्या होगी। ठीक है, और सभी संख्या 72 148 के बीच में है, तो कौन सा होगा आपको बताना है। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट फॉलो करूँगा। माना संख्याएं क्या है आपकी, 12x और 12y है। अब मैंने ये क्या माना, 12x और 12y इसलिए माना क्योंकि जो संख्याएं होती है ना, उनमें एचसीएफ क्या होता है, दोनों में इंटू होता है संख्याओं में। क्योंकि सीधी सी बात है कि दोनों की एचसीएफ वही संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो या दोनों से पूरी तरीके से कट जाए। तो जो भी होगा 12x और 12y क्या हो जाएगा आपका, दोनों संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, और आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो 12x और 12y जो दोनों संख्याएं हैं ना, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, इनके एलसीएम एचसीएफ, यानी 12 इसका एचसीएफ है और एलसीएम 432 है, इनके क्या है, बराबर है। क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लघुत्तम गुणे संख्याओं का महत्तम, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले पे मैंने ये रख दिया है।
रखने के बाद आपको पता है ये 12x और 12y संख्याएं हैं। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि जो भी संख्याएं होंगी उनका गुणनफल जो है यही होगा जो ये लिखा है, इनकी संख्याओं का एलसीएम एससीएम, यानी 12 गुणे 432 के बराबर होगा। तो मैं अगर 432 को ऐसा तोड़ूं कि इनसे किसी से भाग चला जाए, तो आप देखोगे कि 108 से जो है ना 432 भाग चला जाएगा। 108 गुणे 4 करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, 432 होगा। 108 गुणे 4 बराबर 432, और ये 12 है ही। तो इसका मतलब एक संख्या आपको 108 मिल गई, सीधी सी बात है। संख्या वही होगी जो इनमें से कुछ ना कुछ डिवाइड होगा, तो 108 से ये डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो एक संख्या आपकी 108 हो गई। अगर एक संख्या 108 हुई ना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बचा क्या, 12 और 4 बचा, तो 12 गुणे 4 48, तो दूसरी संख्या 48। यानी आपको दोनों संख्याएं मिल गई, एक 108 है और दूसरी 48 है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। ध्यान से एक बार रिवाइज करके देखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि यदि एक्स का वेतन बाई के वेतन से 20% अधिक है तो बाई का वेतन एक्स से कितने % कम है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे तरीके करने के, आप चाहो तो एक्स वाई मान के कर सकते हो, मैं एक्स वाई मान के करता हूँ। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। एक्स वाई अगर मानूंगा तो क्या कह रहा है कि एक्स का वेतन बाई से 20% अधिक है। माना बाई जो है अपने आप में 100 है, लेट सपोज मान लेता हूँ 100 है, तो एक्स क्या होगा, 20% अधिक हो, यानी 120 हो जाएगा। 20% अधिक यानी 120 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बाई का वेतन एक्स से कितने % कम है। तो देखो, बाई का वेतन है कितना, 100 है, एक्स कितना है, 120 है, तो कम कितना है, 20 कम है। तो 20 कम है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, 20 कम है कौन, बाई का वेतन एक्स से। किससे कम है, तो एक्स से। एक्स कितना है, 120 है, तो बटे नीचे क्या होगा, एक्स होगा, और परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, गुणे 100। काट दो, इस जीरो से जीरो कटा, दो एक कम, दो छक्का वाला, यानी 100/6 आया। और 100/6 को आप 50/3% भी लिख सकते हो, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से कर सकते हो। आपका जब अधिक की बात करें तो एक फार्मूला होता है R/100 + R और इंटू 100। पुट कर दो, R मतलब क्या है, रेट है, तो 20/100 + R यानी 120 हो जाएगा, और गुणे 100। 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 100/6 यानी 50/3। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने लायक क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या बोल रहा है कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं तथा अन्य पाइप पूरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है, यानी तीसरा पाइप। जब टंकी आधी भरी हुई हो तब सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, जो जो चीज़ें दी है लिख देते हो। पहली वाली टंकी जो है 30 मिनट में भरती है। टंकी नंबर बी जो है लिखा हुआ है 40 मिनट में भरती है। टंकी नंबर सी जो है ना 20 मिनट में खाली करती है, याद रखना, 20 मिनट में खाली करती। तीनों का एलसीएम ले लो, वही टोटल वर्क हो जाएगा। कभी भी तीनों का एलसीएम जो है, कितनी भी संख्याएं दी रही हैं उनका टोटल वर्क अगर निकालना है यूनिट में तो एलसीएम लेते हैं। तो 30, 40 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम तो आपको खुद से निकालना है, 120 आएगा। क्या आएगा, 120, खुद से निकाल के देखना। तो 120 यूनिट इसका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब इनकी इफिशिएंसी निकाल लो, तो एक इफिशिएंसी कैसे निकालोगे, टोटल वर्क से अगर आप डिवाइड करोगे इनके दिनों को, यानी 120/30 करोगे तो 4 आ जाएगा एक की इफिशिएंसी। एक की इफिशिएंसी का मतलब ए जो है अकेले एक दिन में कितनी यूनिट काम कर पाएगा, तो 4 यूनिट कर पाएगा। इसी तरह से बी के निकालने के लिए 120/40 करोगे, टोटल वर्क में इसके दिन को मिनट को डिवाइड करोगे तो 40 × 120, यानी बी की इफिशिएंसी 3 आ गई। और सी की क्या हो जाएगी, 120/6 यानी 6 हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद करना क्या है, आगे क्या बोल रहा है पढ़ता हूँ। तो जब टंकी आधी भरी हुई होती है, आधी मतलब टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट है, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 60 यूनिट। कितनी यूनिट हो जाएगा, 60 यूनिट, क्योंकि आधी भरी की बात कर रहा है तो 60 यूनिट में मान लेता हूँ। तब होता क्या है कि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, 4 + 3 7, लेकिन ये वाला घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये खाली करने वाली टंकी है। तो 7 में 6 चले गए 1, यानी तीनों को अगर जोड़ोगे ना तो 1 यूनिट वर्क होगा। कितना होगा, 1 यूनिट। लेकिन काम कितना कराना है, 60 यूनिट, पूरी टंकी का आधा यानी 60 यूनिट। तो 60/1 कर दोगे
तो 60 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। अब 60/1 क्यों कर रहे हैं, टोटल वर्क से इफ़िशेंसी को डिवाइड करोगे तो वापस से इसका मिनट आ जाएगा। जिस तरह से इफ़िशेंसी निकाले थे, टोटल वर्क में मिनट को डिवाइड किए इफ़िशेंसी आया, टोटल वर्क में अगर मैं इफ़िशेंसी को डिवाइड कर देता हूँ तो मिनट आ जाएगा। तो 60 मिनट यानी 1 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार रिवाइज करके ज़रूर देखना है इसको। नेक्स्ट है कि द्विघाती बहुपद 2x² + 7x - 15 के शून्यक क्या होंगे। शून्यक मतलब x की वैल्यू दोनों निकालना है। सिंपल है, 2x² + 7x - 15 बराबर 0। तो इनको आपको ऐसे तोड़ना है बीच वाले 7x को कि अगल बगल यानी लास्ट का और शुरू का गुणा करूँ तो उतना ही आए। अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ कि इसमें लास्ट का अगर शुरू वाले का 2x² और 15 का गुणा करूँगा तो 15 दूनी 30 होता है। तो इसी तरह से आपको इसको तोड़ना है कि प्लस करूँ 7x को तो 7 ही x आए और तोड़ने पे, और दोनों को अगर गुणा करूँ तो 30 आना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से तोड़ दूँ, तो इसको तोड़ने के लिए आपको अगर इसको क्या लिख देता हूँ, 7x को मैं 10x - 3x लिख देता हूँ। तो अब जब इसको आप जोड़ोगे ना तो 10 में 3 गए 7x आ जाएगा ये वैल्यू, और दोनों को जब गुणा करोगे 10 से 30x, यानी लास्ट का और शुरू का जो 15 दूनी 30 आ रहा है तो यहाँ भी 30x² हो रहा। तो इस तरह से आपको तोड़ना रहता है इसको, ये आपके दिमाग पे है। और इधर फिर इसके बाद लिख दो -15 दिया ही हुआ है, और इधर 2x² दिया ही हुआ है, प्लस लगा दिए। अब दो दो का जोड़ा बना लो, ये दो का जोड़ा बना लो, बना लिया। और जोड़ा बना के इनके बीच कॉमन देख लो क्या है। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है और साथ में x कॉमन है। 2x निकाला तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और 2 पंचे 5, यहाँ पे क्या बचा, 5 बच गया। यहाँ से कॉमन क्या है इन दोनों में, -3 कॉमन है, तो x + 5 बचेगा। यानी आपके पास दो क्या आ गया, शून्य का आ गया। पहला क्या आ गया, x + 5 आ गया। दूसरा क्या आया, 2x - 3 आया। क्या आया, 2x - 3 आया। अब यहाँ से शून्य कैसे निकालोगे, इन दोनों को बराबर 0 मान लोगे। x + 5 बराबर 0 मानोगे तो x बराबर क्या होगा, -5 होगा। अब कौन से ऑप्शन में -5 है, तो इसमें -5 है, इसमें -5 है। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो 2x - 3 बराबर 0 इसको मानोगे तो 2x बराबर 3 होगा, तो x बराबर 3/2, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इन दोनों को बराबर 0 मान के x की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है और थोड़ा स्पीड अप बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया हुआ है कि दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इसको कैसे करना है समझते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 4 8, फिर बीच वाला यहाँ पे लिखना है। तो आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी यहाँ 16 आना चाहिए। बार बार गुणे 2 हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। देखो क्या बोल रहा है कि एक बाल्टी की तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है तथा ऊपर और नीचे की वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो बाल्टी का वक्र, देखो सबसे पहले अपन एक बाल्टी बना लेते हैं। मान लो ये क्या है, आपकी बाल्टी है। ठीक है, इस तरह से, हाँ एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गया, रुको एक सेकंड। मान लो ये क्या है, आपकी बाल्टी है। ठीक, ऊपर और नीचे की त्रिज्या दिया है। ठीक है, ऊपर क्या दिया है, 28 दिया है त्रिज्या r, नीचे क्या दिया है त्रिज्या, यहाँ पे 7 दिया है। ठीक है, मान लेता हूँ। साथ में इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली वैल्यू दी है l, ठीक कितनी दी है, 45 दी हुई है। ठीक, पूछा क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बाल्टी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, π×l, और कोष्टक के अंदर r1 + r2। r1 r2 क्या हो गई, आपकी दोनों त्रिज्याएं हो गई ऊपर नीचे की, बस इसी में पुट कर दो, आपको पुट करना है। तो पाई का मतलब 22/7 होता है। एल की वैल्यू कितनी है, 45 है, तिर्यक ऊंचाई 45, और R1 पर R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 और 7 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा। ये गुणे में है 35। ठीक है, दोनों R1 R2 को जोड़ दो, 7 × 7 7 × 35 कट गया, तो बचा क्या, 22 × 45 × 5, तो 22 पंचे 110 होता है। इनको गुणा करोगे और गुणे 45, तो 110 × 45 करोगे तो और आगे खुद से गुणा करके देखना है। इसका आंसर आएगा 4950। तो 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको कुछ भी नहीं करना था। एल दिया है, R1 R2 दिया है, तो फॉर्मूला पुट कर देना था, πl × R1 + R2। ठीक है, वक्र पृष्ठ बाल्टी का।
क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, कौन सी भिन्न 1/2 से भिन्न छोटी भिन्न है। तो देखो, पहले तो 1/2 का मान निकाल लो। 1/2 का मान होता क्या है, तो 1/2 बराबर होता है 0.5। क्या होता है, 0.5। ठीक है, अब इसमें से ये देखना है कौन सी भिन्न जो 1/2 यानी 0.5 से भी छोटू है। तो सबके क्या कर लोगे आप, पॉइंट में वैल्यू निकाल लोगे। तो इसको भाग दोगे तो 15/31 दोगे, दो जरा, तो 15/31 अगर भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, लद्दे सुन, यहाँ ये 0 आ जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा ये, 30 पंचे 150 होता है, लेकिन ये क्या है 31 पंचे है, 155 नहीं जाएगा, यानी 4 बार ही जाएगा। तो 0.4 आ गया। तो पहली वाली संख्या यहाँ पे किससे 1/2 से छोटी हो गई। तो यही राइट है, आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, समझिएगा। एज रिलेटेड क्वेश्चन है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु क्रमशः 7:9 के अनुपात में है तो सचिन क्या है बताओ। अनुपात को ही मैं पहले ले लेता हूँ, 7x और 9x, ये इनका क्या है, अनुपात है। सचिन कितना है, 7x है, और ये राहुल कितना है, 9x है। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है। तो इन दोनों के बीच आप देख रहे हो कि अंतर क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये राहुल से 4 वर्ष छोटा है, सचिन बोल रहा है, तो अंतर ही निकालूंगा दोनों के बीच। तो इन दोनों के बीच अंतर देखोगे, 9 और 7x के बीच अंतर कितने का, 2x का है। और उसी 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 वर्ष दी हुई है। 2x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4/2 करोगे तो x बराबर जब 2 हो गया, पूछा किसका है, सचिन किया है, तो सचिन का क्या है, 7x है। तो अगर सचिन 7x है और x बराबर 2 है, तो 7 × 2, x की वैल्यू 2 पुट करोगे 14, यानी सचिन कितने साल का है, 14 साल का है। 14 साल कोई इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यही राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इसका मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ इस क्वेश्चन का, और साथ में इसको बनाने के लिए कैलकुलेटिव है, आपको खुद से करना है। देखो, बोल रहा है कि यदि बिंदु ए जो है, ए की निर्देशांक 1 2 हैं, बी के निर्देशांक 0 0 और सी के ए बी निर्देशांक हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि संरेखी हैं, तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं। तब इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। तो याद रखिएगा, जब तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेखी यानी एक ही रेखा पे होते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होता है, ए बी सी बराबर क्या होता है, 0 हो जाता है। क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। अब इसमें से इसका फॉर्मूला पुट कर दोगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2 इंटू मॉड के अंदर x1/2 माइनस बाई 3, ठीक है, प्लस x2/3 माइनस बाई 1, ठीक है, और प्लस x3/1 माइनस बाई 2। ये आपका फॉर्मूला होता है मोड के अंदर। तो इसमें से आपको सबकी वैल्यू पुट कर देना है। पुट करने के बाद इनमें से जो भी आपका इक्वेशन बच जाएगा ना, वही आंसर हो जाएगा। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। आई थिंक इसका आंसर a बराबर 2b होगा। a बराबर 2b या 2a बराबर b, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो इनमें से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको मिलेगा। और सॉल्व करने के लिए क्या है, x1/1 की जो वैल्यू मैंने आपको दिया है फार्मूला, इसमें कैसे पुट करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2/2 0 0, x3/3 ये हो जाएगा a b। इन सबको इसमें पुट कर देना तो आ जाएगा। खुद से करना, नहीं बनेगा तो बताना, आंसर ज़रूर बताना इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि 3 पदों का योगफल 12,580 है। पहले और दूसरे पद का अनुपात 13:14 है। दूसरे और तीसरे पद का अनुपात 15:16 है। तो पहले और अंतिम के पद के बीच का अंतर बताना है। सबसे पहले पहले, दूसरे, तीसरे यानी ए बी सी तीनों पद का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। ठीक है, इनके रिलेशन से। तो बोला क्या है कि पहले और दूसरे पद का क्या है, तो a/b क्या है, 13/14 दिया है अनुपात। ठीक है, और b/c यानी दूसरा और तीसरा कितना दिया है, 15/16 दिया है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से ए बी सी फाइंड कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है आपका, b 14 है, लेकिन यहाँ पे b क्या है, 15 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, केवल एक ही चीज़ कर सकते हैं, दोनों का गुणा। कैसे, देखो यहाँ पे आप गुणा करोगे 15 का, और यहाँ गुणा करोगे 14 का। अगर यहाँ करोगे तो यहाँ भी 14 का गुणा करोगे, और यहाँ भी 15 का गुणा करोगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा। ये 14-15 का गुणा इसलिए किया क्योंकि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। अब ए बी सी का रेशियो देख लो, तो ए बी सी इनका रेशियो क्या मिल जाएगा आपको, गुणा करके देख लो। तो ये हो जाएगा 14 × 15 करोगे। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपको टाइम लगेगा करने में। तो
14 गुणे 15 करोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 210 आएगी। क्या आएगी, 210, यानी रेशियो इसका 210 है। सी का देख लो, 16 गुणे 14 करोगे तो क्या आएगा, 224 आएगा। इसका रेशियो 224। और ए का यानी 13 गुणे 15 करोगे तो क्या आएगा, ये 195 आएगा। क्या आएगा, 195 आएगा। यानी ए बी सी का आपका बड़ा बड़ा रेशियो आएगा इसका, ठीक है, यही रेशियो होगा। ठीक, अब बोला क्या है क्वेश्चन में, बोला है तीनों पदों का योगफल 12,580 है। तो तीनों को जोड़ दो एक्स एक्स मान के, इनके सबके रिस्पेक्ट में क्या कर लो, एक्स कर लो, और तीनों को जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 12,580 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद पहले और अंतिम पद के अंदर, तो पहला पद क्या है 195 है और अंतिम कितना है 224 है। तो इन दोनों के बीच 29 का अंतर है। तो 29 एक्स रख के वैल्यू पुट कर सकते हो। तो एक्स की वैल्यू निकालो और 29 एक्स में एक्स की वैल्यू पुट कर दो। आपको खुद से करना है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर ना कर पाओ तो आगे भी बता देता हूँ। देखो इन तीनों को जब आप जोड़ोगे ना, 195, 210 और 224 एक्स तीनों को, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 629। क्या हो जाएगा, 629 एक्स हो जाएगा। और ये बराबर कितना हो जाएगा आपका, 12,580 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 12,580 बटे 629, यानी कि एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 20। और एक्स की वैल्यू जब 20 आएगी ना, तो दोनों के बीच अंतर कितने का है, पहले और तीसरे पद के बीच 195 और 224 के बीच 29 का अंतर है। तो 29 एक्स में 20 की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको 580 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से खुद भी इसको आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गोले से रिलेटेड है। यदि किसी गोले का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। गोले का सबसे पहले आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए होता क्या है। तो ये होता है 4πr²। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4πr², जिसको आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हो। तो क्या कह रहा है कि अगर व्यास दुगना कर दिया जाए तो सीधी सी बात है, इसमें से व्यास तो है नहीं, आर है, आर यानी त्रिज्या है। तो व्यास अगर दुगना करेंगे त्रिज्या भी दुगना होगी, क्योंकि जो व्यास होता है ना त्रिज्या का दुगना होता है। तो अगर व्यास दुगना होगी तो त्रिज्या भी आपकी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसके दो फॉर्मूले आप बना लो। पहले क्या बना लो, 4πr², फिर दोबारा बना लो 4πr1²। पहली बार अपन ने क्या मान लिया, लेट सपोज आर कितना है आपका, पहली बार 1 मान लिया आर, और r1 की वैल्यू क्या मान लिया दूसरी बार 2, क्योंकि क्या बोल रहा है कि व्यास दुगना यानी त्रिज्या भी आपकी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 4π से 4π तो कट गया, r1² और r1² ये चीज़ें बची। तो r² यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, और r2 यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 1/4 होगा। यानी कि आपका अगर मान लो त्रिज्या 2 कर रहे हो तो 4 बना के दे रहा है नीचे वाला। जब नीचे वाला 4 बना के दे रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब परिवर्तन कितना हो रहा। तो परिवर्तन 4 गुना मत बोल देना, पूछा क्या है ध्यान से पढ़ो। परिवर्तन, तो परिवर्तन 4 में 1 घटा दोगे 3, यानी 3 गुना बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 3 गुना। 4 मत लगा देना, ठीक है, यही समझने वाली बात थी। 3 गुना हो रहा है। अगर ये पूछता कितने गुना है तब 4 बताते, ये परिवर्तन पूछ रहा तो 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, आपका सीरीज से रिलेटेड है। किसमें से गलत श्रेणी बताना है, यानी गलत वाली सीरीज कौन सी लगी है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता करना है। कॉन्सेप्ट लगा कौन सा है, तो देखो पहले मैं लिख देता हूँ, 12, 18, 30, 55, 80, 122, ठीक है। अगर 12 से 18 जा रहे हो तो कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। लेकिन किस तरह से बढ़ रहा है, देखो समझो। अगर मैं 18 बना रहा हूँ तो 12 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18। इसी तरह से 18 से अगर 30 में जाना है ना, तो 18 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे तब क्या बनाएगा, 18 और 3 त्रिकाई 9 और 3 12, 18 12 30, तब 30 बन रहा। अगर आपसे 30 से 55 जाना है तो 30 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और 30 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 कितना होता है, 50 होता है। 4 चौको 16, 4 20 और 30 50। तो यहाँ पे 55 नहीं, क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, ठीक है। तो 55 आपका गलत लिखा हुआ है। यानी क्रम कौन सा बन रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, ये वाला क्रम बन रहा है डिफरेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे 55 गलत है, 50 होना चाहिए। तो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी जहाँ पे आपको डाउट रह गया है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।